पार्लीमेंट के अंदर PM बोले, बड़ा तिखा बोले और उन्होंने नाल सिखां दा कनैक्शन किया कि सिख मैनू बड़े प्यारे ने, पंजाबी मैनू बड़े प्यारे। मुझे बड़ी हंसी आती है उसी चीज़ पे। तुसी ते PM मोदी का मैनूं लगदा फस्ट इंटरव्यू तुसी कीता, बड़ा वायरल हुण भी हुंदा वो जी, खास तौर तुसी पढ़ाई बारे पुछिया सी उन्हां दी। तुसी की सोच के कीता उदों मतलब तुहानूं कदे इमेजिनेशन सी कि ये बंदा प्रधानमंत्री हो देश दा? नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं था। कांग्रेस खता कित्थे खांदी है? कांग्रेस नूं ऐ बना दिता गया जिवें कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है, इस तरह बना दिता गया। BJP बार-बार ये गल कही है। तो एक दौर है जिसमें, लेकिन लंबे समय तक ये दौर चलता नहीं। और वो कहते हैं, भगवंत मान ने स्टेटमेंट देते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस था, जिन्हों का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया। वो कहते हैं बेड़ा गर्क, कोई बेड़ा गर्क हुआ? चन्नी कहते मैं सब का CM हाँ, मैं पंजाबियों का CM हूँ। पर आम आदमी पार्टी कहती साडी हनेरी चल रही है, वेव है, ये कह रहे हैं। कोई वेव नहीं, ये तो लीडर ने कहा जे उरे आप आ गई कांग्रेस मुड़ के कदे नहीं आई। किवें तुहाडी असेसमेंट की है पंजाब बारे? तुसीं पंजाब घूम रहे हो, अमृतसर। नहीं, हमारी असेसमेंट है कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि सरकार तो हम बना लेंगे और बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे, जैसे आप दावा कर रहे हैं। कुछ सीटें आ जाए, कि ये हो सकता अकाली दल ते BJP का पहला लाइन कुछ सीगा। सीटें आ जाए, उससे जो भी BJP के साथ जाएगा पंजाब के लोग उसको माफ नहीं करेंगे। ईडी की जी रेड हुई हैगी, उन्होंने लगातार BJP भी मुद्दा बना रही है, अकाली दल भी मुद्दा बना रहा है कि देखो जी CM ने तो करप्शन की है, CM का भाणजा वो। ईडी की रेड जो है बंगाल में हुई थी, बंगाल चुनाव। कोई देश का मुख्यमंत्री इतनी तेजी से काम नहीं कर रहा जितनी तेजी से चन्नी काम कर रहा है। उसको अगर 5 साल मिलते हैं तो पंजाब की तस्वीर बदल देगी। पत्रकार होना वधिया लगता सी या पॉलिटिशियन होना वधिया लगता था? मैं पत्रकार के रूप में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दिन थे। प्रो पंजाब TV ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਨਹਿਰੂਅਨ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮੰਡਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ऑबजरवर ने। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू बहुत साल पहले इन्होंने किया सी। पंजाब च लड़ाई किवें देख रहे हैं, गलबात इन्हां नाल शुरू करते हैं। स्वागत है प्रो पंजाब TV पर सर। थैंक यू आदमी जी। सब तो पहला सवाल मेरा ही सर, कांग्रेस खता कित्थे खांदी है? कांग्रेस नूं ऐ बना दिता गया जिवें कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है, इस तरह बना दिता गया। BJP बार-बार ये गल कहती हैगी। कांग्रेस का पुराना मॉडल ठीक सीगा नेहरू वाला, जां कांग्रेस का मनमोहन सिंह मॉडल ठीक सीगा? कांग्रेस नूं किवें देख रहे हो, जां कांग्रेस तो उही गलतियां हुई जिहदे खमियाजे कांग्रेस भुगत रही है? देखिए, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय आंदोलन था जो सबको साथ लेकर चलता, सबको से वोट मांगता है। ये जो बीच बीच में ताकतें आती हैं, जो लोगों में बंटवारा करके, लोगों में डिवीजन करके, एक को दूसरे के खिलाफ लड़के, फौरी तौर पे तो इसका फ़ायदा ले जाती हैं चुनाव में। जो आजकल BJP भी वही कर रही है कि डिवीजन करा के, लोगों में झगड़ा करा के, हर चीज़ में एक टकराव करा के उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करती। लेकिन इन सबका मुल्क को बड़ा नुकसान होता है, इस सबका समाज को बड़ा नुकसान होता है। अगर ये टकराव बढ़ता है, इस देश में अमन चैन नहीं रहा, तो फिर कोई जो है यहाँ खुशहाली नहीं रहेगी, कोई आर्थिक तरक्की नहीं होगी। आज पाकिस्तान में क्या है? अमन चैन नहीं है, वहाँ यही सब करके, कट्टरपंथ करके आज उन्होंने सत्यानाश अपना किया ना। आज कोई विदेशी कंपनी वहाँ इंडस्ट्री लगाने जाती है? कोई वहाँ इंडस्ट्री लगाने जाता? बेरोजगार लोग परेशान हैं। तो देश की सुख शांति, देश का अमन चैन ये कायम रहना चाहिए, और वो कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही। पंजाब का आप देख लीजिए, यहाँ आतंकवाद किसने खत्म किया? कांग्रेस पार्टी ने। बेअंत सिंह की जान चली गई, सरदार बेअंत सिंह की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद यहाँ खत्म किया। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के जो हिंदू थे उनको भी प्रोटेक्ट किया, बचाया, उनको सुख शांति चैन अमन आया, तरक्की हुई पंजाब की। और जो
अमन चैन पसंद सिख थे, उनको भी उससे राहत मिली जो वो परेशान थे। तो आज मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहली गारंटी तो इस चुनाव में मैं ये देता हूँ कि आतंकवाद को किसी कीमत में हम वापस आने नहीं देंगे। जो लोगों को ये है कि शायद फिर से पंजाब में वो वाला दौर आ जाए, किसी कीमत पर अगर कांग्रेस की सरकार आई तो उसको वापस नहीं आने देंगे। वही अमन चैन रहेगा, वही लोगों में सुख शांति और तरक्की रहेगी। पंजाब और आगे तरक्की करेगा और बढ़ेगा। मैं कह रहा कि खता कित्थे रही। मान लो सच ये है कि पिछले दौर 'ਚ कांग्रेस मार्जिनलाइज हुई हैगी, बीजेपी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਬੀਜੇਪੀ 1925 'ਚ ਸੰਘ ਬਣਦਾ, 1951 'ਚ ਜਨ ਸੰਘ ਬਣਦਾ, 80 'ਚ बीजेपी लगातार विस्तार करती है और कांग्रेस मार्जिनलाइज होती है। एक दौर होता है और वो दौर ऐसा, इनका एक दौर ही आया हुआ है कि जिसमें इन्होंने ये राजनीति करके गुजरात में इस राजनीति की शुरुआत की और उसको फिर पूरे देश में ये फैलाया और उसका इनको फायदा मिला। उसकी वजह से इन्होंने सीटें जीतना शुरू किया वहाँ पे। तो एक दौर है जिसमें, लेकिन लंबे समय तक ये दौर चलता नहीं है। जब लोगों को एहसास हो जाएगा कि नहीं ये नहीं है, तब फिर ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी। और ये दौर है, इस दौर में उसका फ़ायदा लेंगे। हम लोगों से यही कहेंगे कि लोग इससे बच के रहें। और कई बार क्या होता है कि जब कोई आप स्टैंड लेते हैं, उसको चाहे ख़ता मान लें चाहे जो, जब आप किसी चीज़ पे स्टैंड लेते हैं कि आपने कोई सेकुलर स्टैंड लिया, तो उसका रिएक्शन ये लोग दूसरे ढंग से करा देते हैं, प्रोपोगंडा, उसका फ़र्क लोगों पर पड़ जाता है। लेकिन लंबे वक्त तक ये चीज़ चलने वाली नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੇਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਰੇ ਆਪ ਆ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੇਸ 'ਚ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ दिल्ली में आई। दिल्ली एक शहर है, शहर को मैनेज करना और किसी पूरे प्रदेश को मैनेज करने में बड़ा फ़र्क है। एक शहर को खाली उन्होंने मैनेज करके पब्लिसिटी करके ये सब करके किया हुआ है, लेकिन वो आप अगर उसको ये माने कि वो प्रदेश मैनेज कर सकते हैं, प्रदेश चला सकते हैं, संभाल सकते हैं पूरा इतना बड़ा जैसे पंजाब है या दूसरे राज्य हैं, तो बड़ा मुश्किल है। इसी जगह वो कोशिश तो 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन कई जगह उनको तमाम राज्यों में उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो उनका सिर्फ ये है कि वो, और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका सपोर्ट मिलता है, जो पंजाब के लिए घातक है वो एलिमेंट। और आपने कैंडिडेट कौन रखा है, आप ही खुद बताइए। क्या ये जो कैंडिडेट आपका है मुख्यमंत्री का, क्या ये प्रदेश चला सकता? क्या इसमें क्षमता है वो प्रशासन समझने की? उन जो है, जो जिस तरह की आजकल गवर्नेंस और प्रशासनिक क्षमता है, क्या वो समझ सकते हैं? क्या वो चला सकते हैं? प्रदेश की का जो मॉडल है, विकास का मॉडल, क्या वो चला सकते हैं? या तो पीछे से कहीं बागडोर होगी, स्वयं सब उनको जानते हैं। तो फिर ये बड़ी मुश्किल कि आप जो है, जिसका कोई अनुभव नहीं सरकार में, कभी मिनिस्टर नहीं रहे, कभी सरकार उसमें नहीं, सरकार चलाई नहीं, वो कैसे जो है इस चीज को कर सकते हैं? केजरीवाल जी अगर हैं तो वो कम से कम ब्यूरोक्रेट तो थे, उन्होंने सरकार प्रशासन वहां देखा था तो उन्होंने चलाई। यहाँ तो जो आपने कैंडिडेट दिया उसको तो कहीं भी कुछ नहीं पता कि सरकार क्या होती, प्रशासन क्या होता, शासन क्या होता, कैसे चलता है। पर वो कहते हैं, भगवंत मान ने स्टेटमेंट देते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस था, जिन्हों का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया। वो कहते हैं बेड़ा गर्क, कोई बेड़ा गर्क हुआ है? पंजाब उस आतंकवाद से दौड़ के निकल के आज कहाँ पहुंच गया, कितनी तरक्की पे, अमन चैन सुख, इतनी तरक्की कैसे अपने आप हो गई क्या? कांग्रेस का बहुत बड़ा इसमें रोल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ काली गवर्नमेंट थी तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई पंजाब का मसला आता था आगे बढ़ के उनकी सरकार जो पंजाब की मदद करती थी। पूछ लीजिएगा बादल साहब से, मैं तो योजना मंत्री था देश का, योजना आयोग हमारे पास था, मुझे पता कभी कोताही नहीं बरती उन्होंने पंजाब की मदद करने में। मनमोहन सिंह जी ने हमेशा पूरी मदद की खुल के, जबकि सरकार वहां अकालियों की थी तब भी। तो कांग्रेस का तो इतना बड़ा दिल है, उस दिल से चली। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ मैं सब ਦਾ सीएम हाँ, मैं पंजाबियों का सीएम हूँ, पर आम आदमी पार्टी कहती है साड़ी हनेरी चल रही है, वेव है यहाँ, ये कह रहे हैं वो।
कोई वेव नहीं। ये तो पिछली बार जब चुनाव था तब तो एक आ गया कि बहुत बड़ी वेव है आम आदमी पार्टी की, 90 सीटों 92 सीटों। और अभी 4 महीने पहले जिन्होंने 90 सीट के सर्वे किए थे वो 60 सीट पे आ गए, कोई 50 सीट पे आ गए, कोई 40 सीट पे आ गए। तो इनका प्रोपोगंडा इतना जोर से कर देते हैं प्रचार कि पूछो मत। कोई वेव कुछ नहीं चल रही है। और वो चीज भी जो आपने सवाल का पहला आपका उसका हिस्सा था उसका भी मैं जवाब दे देना चाहता हूँ कि चन्नी साहब दलित हैं, लेकिन वो सबके कांग्रेस पार्टी में शुरू कर रहा हूँ सबको साथ लेके चलती। तो कोई भी जात हो सबका भला होगा कांग्रेस शासन। और चन्नी साहब की खुद ऐसी फितरत है, ऐसा सोच है कि सबको साथ लेके चले। तो किमें ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। नहीं, हमारी असेसमेंट है कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ गजेंद्र शेखावत ने कहा कि सरकार तो हम बना लेंगे और बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे, जैसे आप दावा कर रहे हो। देखिए, आपको भी पता है, आपसे ज़्यादा कौन ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको चप्पे चप्पे का पता हो? हर जगह जाते हैं आप, घूमते हैं। बीजेपी और वो जो नई पार्टी बनी है उसका तो कहीं कोई वजूद ही नहीं। बीजेपी कुछ सीटों पे हो सकती है लेकिन सरकार बना लेंगे, ये तो सिर्फ जो है एक हंसी की बात है, इससे अलावा कुछ नहीं। सरकार बनाए तो कोई भी नहीं, उनके अपने कार्यकर्ता नहीं कहते हम सरकार बनाते, वो दावा कोई करता रहे प्रेस के सामने अलग चीज, उनके खुद कार्यकर्ता नहीं बोलते और वो खुद भी सोचते हैं, उनके ऊपर भी जो लोग राजनीति समझते हैं उनको खुद पता है कि सरकार नहीं बना सकती है। कुछ सीटें आ जाए कि ये हो सकता अकाली दल ते बीजेपी का पहला लाइन कुछ सीगा। सीटें आ जाए, उनका ये है कि भाई अभी अकाली दल की वजह से हम पंजाब में अपना वो नहीं कर पाए, पार्टी नहीं बना पाए, तो उनकी कोशिश इस चुनाव में है कि हम अपनी पार्टी कुछ खड़ी कर लें, बस इतना ही है। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से पंजाब के किसानों का, पूरे देश में किसानों के साथ जो जाति की है, जिस तरह से 700 किसान मारे गए और इसके बाद बीजेपी की केंद्र की सरकार बैठी देखती रही और इस तरह किसान मरते रहे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उससे जो भी बीजेपी के साथ जाएगा पंजाब के लोग उसको माफ नहीं करेंगे। सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो है उसको पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अकाली दल की वो स्थिति नहीं है कि कोई सत्ता में आ जाए, कि कोई उनकी इतनी सीटें मिल रही उनको कि वो सत्ता में आ जाए। ईडी की जी रेड हुई हैगी ਉਹਨੂੰ लगातार बीजेपी भी मुद्दा बना रही है, अकाली दल भी मुद्दा बना रहा है कि देखो जी सीएम ने तो करप्शन की है, सीएम का भाणजा ਉਹਦੇ ਚ। ईडी की रेड जो है बंगाल में हुई थी, बंगाल चुनाव में, तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु के चुनाव में, गोवा में भी, गोवा के चुनाव में, वहाँ के लोगों पे जहाँ चुनाव होता है वहाँ ईडी की रेड होने लगती है। चुनाव खत्म होने के बाद ईडी के पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा। तो वही पंजाब में भी तो राजनीतिक बदले की भावना से कराई जाती है ताकि लोगों को उस समय बदनामी करके लोगों को गुमराह करके वोट ले लो। पीएम पार्लीमेंट च बोले, तुसी सुनिया होगा है ना, पार्लीमेंट के अंदर बड़ा कहते हो अगर आप ये कहते हो कि जी ईडी की रेड और रेत का ये रेता जो लोग बोलते हैं, तो जो रेत माफिया के साथ होगा, रेता माफिया के साथ, वो रेता का दाम 5 रुपए कर देगा, वो तो 50 रुपए करेगा। 20-25 रुपए से घटा के 5 रुपए कर दिया ताकि लोगों को सस्ता रेता मिले, वो माफिया के साथ मिला होगा। वो तो माफिया से लड़ रहा इसलिए सब उसके पीछे पड़े, इसलिए ईडी रेड फलाने रेड इसलिए हो रही क्योंकि चन्नी लड़ रहा है। चन्नी ने 111 दिन में इतने काम यहाँ कर दिए, अरे आधा बिजली बिल कर दिया। सोचना चाहिए लोगों को, कोई देश का मुख्यमंत्री इतनी तेजी से काम नहीं कर रहा जितनी तेजी से चन्नी काम कर रहा। बिजली का बिल आधा, किसानों के कर्ज माफ, जो स्कूल उसमें जाते बच्चे फ्री यूनिफॉर्म, उनकी बसों में फ्री जाना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबके, और 5 लाख रुपए आपके इलाज के लिए, और आपका वाटर टैक्स पानी का जो शहरों में 250 रुपए था वो 55 रुपए कर दिया, गांव में 166 रुपए से 55 रुपए कर दिया। और एक लंबी फहरिस्त है काम की, मैं क्या बताऊं। 111 दिन में किसी मुख्यमंत्री ने देश में इतने काम नहीं किए जितने चन्नी ने किए। उसको अगर 5 साल मिलते हैं तो पंजाब की तस्वीर बदल देगा और जो है पंजाब तरक्की और समृद्धि के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पे बढ़ जाएगा।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਮ ਬੋਲੇ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ बड़े प्यारे ने। बड़ी हंसी आती है उसी चीज पे कि आपने नारा 2014 में क्या दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया। और पार्लियामेंट में जब आप स्पीच देते हो तो कांग्रेस 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 और कुछ है ही नहीं। उठते सोते बैठते जागते हर समय कांग्रेस को गालियां। तो इसका मतलब कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ। जब आपके दिलो दिमाग में कांग्रेस ही छाई हुई, कांग्रेस के विरोध करने में रात दिन आपका जा रहा है, तो आप कैसे कहते हो कांग्रेस खत्म हो गई? तो हंसी आती उनके इस पे, हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज देखो ना 75 साल में कांग्रेस कहां से क्या लेगी। ये चंडीगढ़ किसका बनाया हुआ? जवाहरलाल नेहरू का। वो प्रताप सिंह कैरों ने मिलकर इस चंडीगढ़ को बनाया। एक उदाहरण मैं दूं, इतनी आईआईटी सब बनी, जहां से आज देखो अमेरिका तक लोग सब जा रहे हैं, वहां हमारे इंजीनियर, आईटी इंजीनियर क्या क्या कर रहे हैं, सब कांग्रेस की देन, नेहरू की देन। इंदिरा गांधी ने क्या क्या नहीं, कितने इंस्टीट्यूट, कितनी चीजें, सब कुछ तो ये उन्हीं का किया हुआ। पहला परमाणु विस्फोट किसने किया था? 74 में इंदिरा गांधी ने। एक काम किया था क्या? सब कांग्रेस की देन। ऐसा थोड़ा 2014 के बाद और कांग्रेस की सब योजनाएं जिनको ये लागू करने, इनकी नई योजना बता दो कौन सी है मोदी जी की। मनरेगा किसका? कांग्रेस का। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर पैसे का बैंकों में किसका? ये कांग्रेस सरकार का। सब कांग्रेस सरकार का। ये जो नीचे अनाज बांट रहे हैं वो भी तो किसने? फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, खाद्य सुरक्षा बिल। मैं तो मंत्री था सरकार, सब कांग्रेस की तो योजनाएं। आपकी कौन सी योजना है बताइए? तो जब सब कांग्रेस ने दिया, आप कहने को गाली देते रहे पार्लियामेंट में। फिर भी क्यों मैं कह रहा कि तो इतना कुछ कांग्रेस, क्योंकि डर उन्हें कांग्रेस से कि कांग्रेस ही राष्ट्रीय विकल्प है। कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है जो उनको सत्ता से हटा सकती है। लोग ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ क्यों नहीं सुन रहे? फिर सुनेंगे। 2014 में 15, 16, 17, 18 में बहुत कम सुनते थे। अब सुनने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही। जब कोई बोलता है बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ, मिलियंस में, करोड़ों में व्यूअर्स आते हैं। पहले नहीं आते थे, क्यों आने लगे? सुनना चाहते लोग। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕਹਾਣੀ सुनाओ। नहीं, वो उन दोनों क्या मोदी जी और जेटली जी के अच्छा उनकी दोस्ती थी। हमारी जेटली जी की भी दोस्ती थी। हम जर्नलिस्ट थे तो जेटली जी घर पे बहुत मुलाकात होती थी। आप दूरदर्शन के लिए काम करते? नहीं, मैं दूरदर्शन के लिए, मैं जो है रूबरू प्रोग्राम, हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस था BAG फिल्म, और हम प्रोग्राम करते थे रूबरू, जो काफ़ी पॉपुलर था उन दिनों। और सन कौन सा? ये इंटरव्यू उनका 2000 का, 2000 में ये इंटरव्यू हुआ था उनका। और उन दिनों वो MLA भी नहीं थे, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं, MLA भी नहीं, पार्टी में थे। तो उनके यहाँ मुलाकात होती थी और तब हमने उनका इंटरव्यू किया। और ये सही है कि उस इंटरव्यू में उन्होंने उस समय तमाम बातें कंप्यूटर वगैरह की थी। तो वो जो उसमें एक वो चीज़ बाद में जोड़ दिया थी हाई स्कूल वाले को, उसी इंटरव्यू में आगे उन्होंने बताया था कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हुई, लेकिन वो एक वाली बात लोगों ने चला दी। तो वो उस जमाने के इंटरव्यू उनका शायद मेरे ख्याल से पहला टीवी इंटरव्यू होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ कदे इमेजिनेशन सी कि ये बंदा प्रधानमंत्री हो देश का? नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने अचानक, तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। मुझे तो वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उस लिहाज से उनका इंटरव्यू किया था। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਉਹ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं, वो जो है उसके बाद में गुजरात के क्या बदल गया, की फर्क पै गया वो? तो बाद में मुख्यमंत्री बने, क्रिकेट में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में थे, तब भी मुलाकात होती थी। इसके बाद मैं गुजरात का इंचार्ज पार्टी की तरफ से हुआ वहाँ पे, तो एक निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली, वो तब मैंने पत्रकार के रूप में इंटरव्यू किया। इसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया,
तो जब पॉलिटिक्स में आप आ जाते हैं तो ऑब्वियसली जो है एक आपस में जो विचारधारा का एक टकराव हो जाता है और उसमें आपको बयान देने पड़ते हैं, बयान देते हैं, बोलते हैं। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚ ਆ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? वो मजाक तो होती रहती, संसद वगैरह में कई बार मिल जाते हैं तो वो सब मजाक होती रहती है। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਸੱਤਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ पॉलिटिक्स 'ਚ आना चाहिए ਹੈਗਾ? क्यों लगा? प्रभात जोशी बहुत बड़े पत्रकार थे, निश्चित रूप से हमने बहुत सीखा उनसे। उन्होंने क्या क्या ज़बरदस्त, उनकी लेखनी में इतना प्रवाह और इतना दम था कि आज भी हम लोग याद करते हैं कुछ कुछ सीखा। फिर वहाँ से मैं रविवार में आलोक होंगे सी, किन्ने सारे, हाँ आलोक तोमर वगैरह थे, राम बहादुर राय, राम बहादुर राय जी भी थे, वहाँ सारे लोग। वहाँ से हम जो है उसमें गए, रविवार मैगजीन, उदयन शर्मा उसके एडिटर थे, उसमें रहे। उसके बाद रविवार के बंद होने के बाद संडे मैगजीन वीर सांघवी एडिटर थे और मैं उसमें सीनियर एडिटर हुआ, एसोसिएट एडिटर और सीनियर एडिटर। वहाँ के बाद फिर उत्तर प्रदेश से ये आया प्रस्ताव कि भाई आप यहाँ राज्यसभा का चुनाव लड़ जाइए। एक MLAs का ग्रुप था, मैं चुनाव लड़ गया, जीत गया। तब से फिर लगातार 18 साल राज्यसभा मेरे। उसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी तब ज्वाइन की जब विपक्ष में थी, और ये था कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, शाइनिंग इंडिया, अटल जी वापस आ रहा है। ठीक है, मैं विपक्ष में था, मैं था उस समय NDA में, अटल जी के साथ अटल जी का इंटरव्यू किया था। मैं NDA की कोऑर्डिनेशन कमेटी में था, अटल जी ने हमें नॉमिनेट किया था, लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक कांग्रेस उसका धड़ा था NDA का, लेकिन हमने वो छोड़ के और कांग्रेस पार्टी उस समय ज्वाइन की जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, और कोई उम्मीद नहीं थी कि आने वाली। लेकिन उसमें गए क्योंकि राजीव गांधी जी से हमारा अच्छा रिश्ता था परिवार से, और वो जाने के बाद देखे ऐसी वो कि कांग्रेस पार्टी 2004 में सत्ता में आ गई, 10 साल तक रही जनता की कृपा से। पत्रकार होना वधिया लगता सी या पॉलिटिशियन होना वधिया लगता तुम? जब मैं पत्रकार था तो पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू करता था, पॉलिटिशियंस मिलता था, तो कई बार मुझे लगता था कि दूसरी तरफ भी जाके देखना चाहिए कि है क्या, उसके रस्सी के दूसरे पार क्या है, ये भी देखना चाहिए दूसरी तरफ जाके। तो वो भी मैंने देख लिया, भारत सरकार में मंत्री रह लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह लिया, तो वो इसका एक अलग अनुभव, इसका एक अलग अनुभव। मैं पत्रकार के रूप में मुझे लगता कि बहुत अच्छे दिन थे, और राजनीतिक के रूप में लगता बहुत अच्छे दिन, लेकिन मैं अपनी जगह उसी तरह का, मेरा सोच वैसे ही है। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪॉर्टेंट ਆ, ਜਾਂ जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स भी होता, कोई समस्या नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरा ये मानना है कि पत्रकार को अपनी सार और अपनी सच्चाई पर कायम रखना चाहिए। अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ और किसी पॉलिटिशियन से मेरी दोस्ती है, तो हमें, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा लगाव है, उससे जुड़ा हुआ, तो हमें फिर अपने दर्शक को या अपने पाठक को पहले बता देना चाहिए कि भाई महाराज के साथ है और मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं सामने आ रहा हूँ। मैं धोखा नहीं दूंगा कि मैं जर्नलिस्ट का तो लबादा पहने रहूँ, अपने को फेयर बताता रहूँ और निष्पक्ष बताता रहूँ और फायदा करता रहूँ उस पॉलिटिकल पार्टी जिसमें जाना हो। वो आप अपने दर्शक के साथ, आशुतोष ने इल्जाम लगता, आशुतोष ने तो कम से कम हिम्मत की, ज्वाइन की पार्टी ना खुल के। तमाम ऐसे जर्नलिस्ट आज की तारीख में हैं जो बने तो जर्नलिस्ट हैं लेकिन अंदर अंदर एजेंडा किसी और का चलाते हैं। वो धोखाधड़ी है, पाठकों के साथ भी या दर्शकों के साथ भी, जनता के। इसलिए आपने देखा होगा, आपको खुद अनुभव होगा कि लोगों का विश्वास उठता जा रहा। कई चैनल आप खोलो, लोग छूटते बोल देते हैं, अरे यार ये तो उसका सपोर्टर है। ये पहले नहीं होता था। पहले तो आपको याद हो, आप तो पुराने पत्रकार हो, कि पत्रकार को शर्म आती थी बताने में कि मेरी फला मंत्री से दोस्ती है, उसके यहाँ मैं जाता हूँ। प्रेस क्लब में बोलता तक नहीं था छुप के,
दूसरे जर्नलिस्ट कहते थे यार आज क्लोज का मतलब बुरा माना जाता था ये। अब कहते हैं अब गर्व के साथ कहते हैं कि अब मैं फला पत्रकार का क्लोज हूं। चैट अब करके नौकरी इसी बात में मिलती है कि अब ये फला मंत्री का क्लोज है और उसका खास है इसलिए इसको नौकरी मिल जाए। बदल के आया। तो जो साख पत्रकारिता की थी, जो विश्वास था कि लोग गीता रामायण कुरान मानते थे उन दोनों अखबारों को, जो छप गया उसमें आ गया या जो टीवी में आ गया, वो कहाँ है? कोई मानता है? अब तो लोग कहते हैं कि ये तो फला कहेगा, अरे यार ये तो ऐसे ही करता था। छोटे गांव में बैठा दर्शक कह देता है तो फला का वो है, ये तो चैनल फला को सपोर्ट कर रहा है, ये अखबार फला को सपोर्ट कर रहा है। ऐसी साख। और पत्रकारों पे हमले बोल रहे हैं। ये तो कभी होते ही नहीं था कि पत्रकारों पे खुलेआम बयान दे के आरोप लगाए कि ये इसका दलाल है, ये उसका चमचा है, ये उसका सपोर्टर। पत्रकार को मैं देखता हूँ दिन भर सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे कि कभी हुआ पुराने जमाने, अब तो आजकल हो रहा। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਤੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਚੀफ मिनिस्टर ने दी सिफत क्यों की है। ये भी दौर सीगा। ये दौर था, सही बात। मैंने तो रामनाथ गोयनका के साथ काम किया इंडियन एक्सप्रेस में। मैं जनसत्ता में था, इंडियन एक्सप्रेस में हड़ताल हो गई तो जनसत्ता के जो लोग अंग्रेजी जानते थे उनको बुलाया गया इंडियन एक्सप्रेस में काम करने के लिए। तो रामनाथ जी डेस्क पे बैठ के, एडिटर बन के डेस्क पे बैठे, हम लोग साथ में बैठे, हम लोग यंग जर्नलिस्ट थे उसमें, तब हम लोगों ने 3 दिन इंडियन एक्सप्रेस निकाला था। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇੰਦਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। वो तो एक वो हो ही गया था उस समय रामनाथ जी, ਜਾਂ ਵਰਸਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੁਣਨਾ ਇੱਕ कि वो इंदिरा गांधी सरकार के या राजीव गांधी सरकार के खिलाफ थी। तो सब ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨੇੜਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ पता ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ, राम बहादुर राय नेड़े हुए। नहीं, ये तो हुआ। कई लोगों ने उनको, मतलब चाहे वो सरकार या बाद में वीपी सिंह की सरकार हो, ऐसे लोग जो उन्होंने मुखालफत की थी उन सबको कुछ ना कुछ ये। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि वीरेंद्र कपूर जैसे भी जर्नलिस्ट हैं जिनको मोदी जी ने ऑफर किया पद्म श्री और पद्म भूषण, उन्होंने वो नहीं लिया। कई ने राज्यसभा नहीं ली, ऐसे भी पत्रकार है। ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਹਾਲਾਂकि ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕੋਈ भी नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई गोल्डन पीरियड नहीं। वाला दौर जो है खत्म हो गया। और मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता हूँ कि कोई पत्रकार किसी पार्टी के सपोर्टर है या किसी पॉलिटिशियन का सपोर्टर है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप सपोर्टर हो तो फिर खुल के आ जाओ मैदान पॉलिटिक्स। जैसे हमें लगा कि हमारी राजीव गांधी सच्ची थी और ये था, तो मैं फिर आ गया ना। मैं ये काम जर्नलिस्ट बन के भी कर सकता था कि सपोर्ट करता रहता और जर्नलिस्ट भी बना रहता। ਪੁੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ कि प्रसून जी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, आप लड़िए, चुनाव लड़िए। वो कहते पॉलिटिशियन ये चाहते हैं, पॉलिटिशियन ये चाहता है कि हम भी इस फील्ड में आ जाएं। हमने तो बात कहनी है, कांग्रेस के टाइम भी कहते थे, उनका कहना है हम तो बीजेपी के टाइम भी कह रहे हैं, पर इनको लगता है ये छोड़ के ये यहाँ पर अगर आ जाएं, यहाँ तो मनी है, मसल है, सब कुछ है, यहाँ तो ढेर कर देंगे। तो ये भी तो क्राइसिस है कि जो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी कहते हैं कि पॉलिटिशियन जाता है कि आ जाओ भाई, मतलब अगर हम कोई बात रखते हैं, वो कहता है बीजेपी के खिलाफ रख रहे हैं, उसको लगता है कि कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं तो उसको लगता है बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, हमेशा सुथरा कोई पॉलिटिकल पार्टी जब आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो उसको लगता है भाई क्यों कर रहा है, या तो कोई करवा रहा है या क्यों कर रहा है। ये इल्ज़ाम हमेशा पत्रकारों पर लगते रहे। लेकिन अगर पत्रकार अपने वसूल पे कायम है, किसी मुद्दे पे जो पत्रकार सॉफ्ट टारगेट तो होता है, किसी पे हमेशा से रहा, किसी मुद्दे पे अगर वो सही को सही और गलत को गलत कहता है, दूसरे किसी मुद्दे पे उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, एक मुद्दे पे उसका, तो लोगों को लगता है कि भाई बात सही कहता है, जो इसको सही लगता है सही बोलता है, जो गलत लगता है वो गलत बोलता है। जब एक तरफा ही चलता रहता है हर चीज में, तब उसको शक होने लगता पाठक को या दर्शक को। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना अच्छा ही आपने अपना वेंचर शुरू किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ये आपके अंदर
जो पत्रकारिता का कीड़ा है, जो पत्रकारिता का अंकुर है, जो पत्रकारिता की आपकी साख है, उसकी वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।